लेकिन ऐन 7 की सुई पर ग्रैनविल अपना सूटकेस खुद हाथ में पकड़े नीचे लॉबी में पहुंच गया था। वो इस बात से अनजान था कि पैटरसन लॉबी के एक कोने में बैठा उसकी ओर देख रहा है। थोड़ी देर बाद हाइगा एक मलिका की तरह नीचे लॉबी में पहुंची थी। उसके आगे आगे होटल का मैनेजर था। दाएं और बाएं लोमन और विनबॉर्न थे। पीछे कुली थी जो उसका सामान पकड़े हुए थे। तब हाइगा ने कुलियों और वेटर्स को बख्शीश दी थी। होटल मैनेजर और लोमेन और विनबॉर्न को हाथ हिलाकर विदा कही थी और चेहरे पर एक मुस्कान बिखेरे क्रिस ग्रैनविल के पास पहुंची थी। चलो क्रिस, चले? हंसते हुए उसने कहा था। इस समय हाइगा को देखकर क्रिस के मन में गुदगुदी हुई थी। ये कितनी सुंदर और जीवंत है। जब वे शोफर चालित कार में एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे तो हाइगा गपशप के मूड में हो गई थी कि आज का दिन तो इतना नाइस था कि क्या बताऊं। बड़ी मुश्किल से अपने सहकर्मियों से जान छुड़ाई है। कोई जगह देखनी या खरीदनी हो तो मर्द लोग बात का बतंगड़ बनाते हैं। तुम बताओ क्रिस, तुम्हारा आज का दिन कैसे गुजरा था? मैंने सारा दिन आर्ट गैलरी में व्यतीत किया था, क्रिस ने झूठ बोला। जब वो हवाई अड्डे पहुंचे थे तो 2 कुली लपक कर कैडिलॉक के पास पहुंच गए थे। हेल्गा को हवाई अड्डे के बाहर देखते ही एक एयर होस्टेस उसके पास आई थी और उनकी अगुवाई करते हुए वीआईपी लॉन्ज में ले गई थी। ग्रैनविल को ये बात बहुत चुभ रही थी कि मैं केवल एक दर्शक हूँ। इस भूमिका से वो बहुत चिढ़ने लगा था, किंतु वो कुछ कर नहीं सकता था। जब वो विमान में सवार हुए हुए तो एक एयर होस्टेस हैगा के पास आकर खड़ी हो गई थी। थोड़ी देर बाद फ्लाइट कैप्टन खुद हैगा से मिलने आया था। उसने हैगा से हाथ मिलाया था और ग्रैनविल की पूर्ण उपेक्षा की थी। हैगा फ्लाइट कैप्टन को अच्छी तरह से पहचानती थी क्योंकि उसने फ्लाइट कैप्टन से उसके परिवार का हालचाल पूछा था और स्टाफ भी हैगा को सलाम करने आया, किंतु किसी एक ने भी ग्रैनविल की ओर आंख उठाकर नहीं देखा था। ग्रैनविल को पहली बार एहसास हुआ कि हैगा जैसी अरबपति की क्या शक्ति होती है। ग्रैनविल मुंह फुलाकर बैठ गया था, किंतु हैगा ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। वो अपने आप में खुश थी। जब वे नाइस एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो एक मर्सिडीज कार हैगा के इंतजार में खड़ी थी। कैडिलॉक के उम्र रसीदा चालक ने अपनी टोपी सर पर से उठाकर हैगा का अभिवादन किया था। हैगा ने जवाब में उसके साथ हाथ मिलाया था और उसकी पत्नी का हालचाल पूछा था। ग्रैनविल एक कठपुतली की तरह चुपचाप खड़ा रहा था। नाइस एयरपोर्ट से कैंच पहुंचने में उन्हें 20 मिनट लगे थे। कार्ल्टन होटल का मैनेजर हैगा के स्वागत के लिए पहले से ही द्वार पर खड़ा था। उसने झुककर हैगा का अभिवादन किया था और हैगा और ग्रैनविल की ओर देखकर सर हिला दिया था। क्रिस, मैं बहुत थक गई हूँ, कल बात करेंगे, हैगा ने कहा और उसके जवाब का इंतज़ार किए बिना लिफ्ट की ओर चली गई थी। अगली सुबह नाश्ते की ट्रे में ग्रैनविल को एक रुक्का मिला था। बोर हो गई हूँ लेकिन क्या करूँ, एक काम के संबंध में मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। तुम रात 9 बजे मुझे लॉबी में मिलना, हैगा। ग्रैनविल को हैगा से खौफ सा होने लगा था। थोड़ी देर बाद उसे ख्याल आया, मैंने हैगा से झूठ बोला था कि मैं वो जगह देखने के लिए क्लोरिस गया था, जबकि मुझे ये मालूम नहीं कि वो जगह है कहाँ पर। अगर हैगा ने मुझे उस जगह पर ले चलने को कहा तो मैं क्या करूँगा? ये विचार आते ही उसने हेनरी लेगर के ऑफिस पे फ़ोन किया। दूसरी ओर से एक लड़की ने बताया कि मिस्टर लेगर तो इस समय ऑफिस में है नहीं और वो दोपहर बाद वापस लौटेंगे। मैं जो पैटरसन का प्रतिनिधि बोल रहा हूँ। पैटरसन ने एक ज़मीन के बारे में मिस्टर लेगर से बातचीत कर रखी है। क्या आप मुझे बता सकती हैं वो ज़मीन कहाँ पर है? ग्रैनविल ने पूछा। मिस्टर लेगर इस समय वहीं पर हैं। वो मैडम रॉल्फ को वो ज़मीन दिखाने ले गए हैं, लड़की ने बताया। ये सुनकर ग्रैनविल ने रिसीवर वापस रख दिया। उसके दिमाग में आर्शल की वो चेतावनी गूंजने लगी, कभी भूल कर भी ये कल्पना मत करना कि तुम हैगा को बेवकूफ़ बना सकते हो। तो ठीक है, फिर ऐसे ही सही, मैं वैसे ही करूँगा जैसे वो कहेगी। जब मैं उसके तंग की तपन बुझा चुकूँगा और वो इस बात से संतुष्ट हो जाएगी कि मैं उसकी इच्छा अनुसार उसकी यौन तुष्टि कर सकता हूँ, तो देखूँगा वो किस करवट बैठती है। तब तक मैं मासूम बना रहता हूँ। तब उसने पेरिस में आर्शल को फ़ोन किया, उसे सारी बात बता दी। चिंता मत करो ग्रैनविल, आर्शल ने उसे आश्वासन दिया। अब तक हैगा ये जान चुकी है कि पैटरसन के प्रोजेक्ट सरासर बोगस है। ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि उस प्रोजेक्ट में पैसा वो नहीं लगाएगी, लेकिन उसे तुम्हारे शरीर में बहुत दिलचस्पी है। तुम वो करो जो वो कहे। मैं आज रात वहाँ पहुँच रहा हूँ और क्लोरिस होटल में ठहरूंगा। मेरे अब प्लान तैयार हो चुका है। हमें हैगा से 20 लाख लेने हैं, और वो हम ले लेंगे। वो अगर तेज़ है तो मैं उससे बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ।
आशर को फ़ोन करने के बाद ग्रैनविल घूमने फिरने चला गया था। कुछ देर वो स्विमिंग करता रहा था, लेकिन किसी भी चीज़ में उसका मन नहीं लग रहा था। सो वो वापस होटल लौट आया था। रात के 9 बजते ही वो लॉबी में पहुंच गया था। थोड़ी देर बाद हैगा एक बहुत ही सुंदर लिबास पहने लॉबी में पहुंची और सीधे क्रिस के पास चली आई। क्रिस, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, चलो बुलडॉग रेस्टोरेंट चलते हैं, हैगा ने कहा और उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर बाहर आकर मर्सिडीज़ में बैठ गई। ग्रैनविल भी उसके पीछे पीछे चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो बुलडॉग रेस्टोरेंट पहुंचे तो वहाँ के मैनेजर लुई ने हैगा का भव्य स्वागत किया और उसकी अगुवाई करते हुए उसे एक एकांत लॉबी में ले आया। मेरे पति मुझे हमेशा यहाँ लाया करते थे। यहाँ का भोजन तो इतना स्वादिष्ट है कि बस पूछो मत। और मैं क्या ही बोलूँ तुम्हें इसके खाने के बारे में, कहकर हैगा लुई को संबोधित करते हुए बोली, हमें फर्स्ट क्लास खाना सर्व करें और तुम वाइन को सिलेक्ट करो। वाइन के सिलेक्शन के मामले में तुम बहुत माहिर हो। ग्रैनविल वाइन लिस्ट का अध्ययन करने लगा। तभी हैगा ने लुई से पूछा, तुम्हारे पास मार्गो क्रिस 29 है? तुम्हें याद है ना, मेरे हस्बैंड को ये वाइन बहुत अच्छी लगती थी। 2 बॉटल्स बाकी बची हैं मैम। तो ले आओ। मार्गो क्रिस 29 का नाम सुनकर ग्रैनविल की हवा सरक गई थी। वो सोचने लगा, मैंने पैटरसन से 5,000 लिए थे, जिसमें से 1,000 ख़त्म हो चुके थे। मार्गो क्रिस 29 की एक बोतल 500 फ्रैंक्स की है और ये इतना महंगा रेस्तरां। लेकिन उसने अपने चेहरे से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं होने दी। हैगा झिलमिलाती हुई नज़रों से उसकी ओर देखने लगी। बड़ा मज़ा आएगा क्रिस। अच्छा तुम ये बताओ, तुमने आज सारा दिन क्या किया? मैंने स्विमिंग की, इधर उधर टहलता रहा, लेकिन सारा दिन तुम्हारे लिए मेरा दिल उदास रहा था। ये सुनकर हैगा खुश हो गई। मैं भी तुम्हारे लिए उदास रही थी, लेकिन कल हमें अकेले नहीं रहना पड़ेगा। और तुम सारा दिन क्या करती रही थी? इस विषय में हम बाद में बात करेंगे, हैगा ने कहा और अपनी नज़रें क्रिस पर गाड़ दी। क्रिस उसको अपनी ओर देखता पाकर असहज हो गया। खाने के दौरान भी हैगा ने क्रिस को बोलने का कोई मौका नहीं दिया था। खाना खाने के बाद हैगा ने कहा था, चलो क्रिस अब होटल चलते हैं, कहकर हैगा ने बिल चुकाया। जब वो बिल का भुगतान कर रही थी तो क्रिस ने बिल की पेमेंट करने का हैगा से अनुरोध किया, लेकिन हैगा ने अरे छोड़ो भी कहकर उसे पैसे नहीं देने दिए थे। उसके बाद जब वो होटल पहुंचे थे तब वो दोनों हैगा के कमरे में गए थे। हैगा बालकनी में जाकर नीचे समुद्र का दृश्य देखने लगी। ग्रैनविल उसके पास आकर खड़ा हो गया। मुझे कैन्स बहुत अच्छा लगता है। हाँ वाकई बहुत खूबसूरत जगह है, क्रिस ने हाँ में हाँ मिलाई। अब बिजनेस की बात करते हैं क्रिस, कहते हुए वो बालकनी में पड़ी आराम कुर्सी पर बैठ गई। ग्रैनविल मन ही मन में कहने लगा, काश आशर इस समय यहाँ होता। ये हैगा बहुत ही अजीब औरत है। अपनी कमज़ोरी के बावजूद मानसिक रूप से इतनी चतुर और ठोस इरादे की है। इसकी ओर देखकर ही मेरा मनोबल गिरने लगता है। मुंह से बात निकलती नहीं कि इसकी तह में पहुंच जाती है। आज तक मेरा वास्ता संपन्न और मूर्ख प्रणों से पड़ा है, लेकिन ये संपन्न होने के साथ साथ बुद्धिमान भी है। जब मेरे चेहरे पर नज़रें गाड़ती है तो इससे नज़रें मिलाकर मुझ में बात करने का साहस नहीं होता। अब ना जाने क्या बात करेगी। बिजनेस की बातें? क्रेस ने उसके पास बैठकर कहा, तुम्हारा मतलब है पैटरसन के प्रोजेक्ट के बारे में? हैगा उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगी। क्रिस, तुम में अद्भुत योग्यताएं हैं, उसका अंदाज़ा मुझे है, लेकिन ये प्रॉपर्टी का धंधा तुम्हारे बस का रोग नहीं। क्रिस ने अपने स्वर्णिम सिगरेट केस निकाला और खोलकर हैगा के सामने किया। हैगा ने उसमें से एक सिगरेट ली। तब क्रिस ने खुद उसमें से एक सिगरेट ली। शायद तुम्हारा अंदाज़ा ठीक हो। हैगा अपना सर पीछे की ओर झटक कर जोर जोर से हंसने लगी। क्रिस उसकी सुराहीदार गर्दन को देखकर सोचने लगा कि हैगा प्रौढ़ा होने के बावजूद कितनी सुंदर है। जब तुमने मुझे पैटरसन की योजना के बारे में बताया था कि तुम उसमें कार्यरत हो, तो मैंने इस विषय में जानकारी प्राप्त करने का निर्णय कर लिया था। कल मैंने अपने आदमियों को जो पैटरसन की तहकीकात करने का आदेश दिया था, आज सुबह मैं वो जगह देखने गई थी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे क्या पता चला है। पहली बात, पैटरसन के बारे में सुनो। वो एक ठग है। फ्रॉड के अपराध में 5 साल के लिए जेल जा चुका है। उसके पास मुश्किल से इतना पैसा है कि वो अपनी जीविका चला सके, क्योंकि उसकी ये प्रोजेक्ट केवल पैसा ऐंठने के लिए है। क्लोरिस में उस जगह पर हॉलीडे कैंप खड़ा ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर 2 पक्के फुटपाथ हैं
और वो प्रॉपर्टी डीलर लेगर स्वयं ही एक ठग है, एक फ्रॉड है। तुम्हें वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा क्रिस। तुम एक ठग के झमेले में फंस गए हो। ग्रैनविल अपना रुमाल निकालकर पसीना पोंछने लगा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था हेल्गा, इस परियोजना में कोई भी अक्लमंद आदमी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होगा। मुझे खेद है क्रिस कि अब तुम्हें 2% कमीशन नहीं मिलेगा, और बेहतर यह है कि तुम जो पैटरसन को भूल जाओ। ग्रैनविल ने कंधे उचका दिए। जीवन में ऐसा ही होता है हेल्गा। मुझे क्या मालूम था कि पैटरसन एक ठग है। मेरे विचार में उसके छल को अंत तक देखने में हर्ज गया है। मतलब कि जब पैटरसन खर्चा देने के लिए तैयार ही है तो क्यों ना मैं सऊदी अरब देश देखाऊं। ग्रैनविल का विचार था कि ये सुनकर हेल्गा बेचैन हो जाएगी, लेकिन जब उसने हेल्गा को समीक्षात्मक दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए पाया तो वो खुद ही असहज हो गया। तुम सऊदी अरब को भूल जाओ और मेरी एक सलाह पर अमल करो। तुम्हारी क्या सलाह है? मेरे कॉरपोरेशन तुम्हारी योग्यताओं का प्रयोग कर सकती है, लेकिन मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ नहीं जानता, और ना ही जानने की ज़रूरत है। मैं तुम्हें अपने निजी सहायक के रूप में नियुक्त करना चाहती हूँ, कहकर हेल्गा ने अपना हाथ ग्रैनविल के हाथों पर रख दिया। तुम्हें क्या पता मुझे कितना काम करना पड़ता है और मुझ पर कितना बोझ रहता है। तुम मेरे पास होंगे तो मेरा बोझ आधा हो जाएगा। बोलो, क्या मर्जी है तुम्हारी? ये सुनते ही ग्रैनविल का खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया और वो अपनी उंगलियों से हेल्गा की कलाई सहलाने लगा। खिड़की के झरोकों से आती हुई सूर्य किरणों से हेल्गा की आंखें खुल गईं। हेल्गा ने एक लंबा सांस लेकर अंगड़ाई ली और आंखें खोलकर बेड साइड टेबल पर पड़ी घड़ी की ओर देखा। 10 बजना चाहते थे। कल रात जैसी नींद उसे पहले कभी नहीं आई थी। तब करवट लेकर हेल्गा ने दूसरे तकिए की ओर देखा और उसको छुआ। ग्रैनविल आधी रात 3 बजे के बाद हेल्गा के कमरे से अपने कमरे में गया था। हेल्गा को उसका जाना बहुत खला था, किंतु वो दोनों इस बात पर सहमत थे कि जब सुबह हो तो कम से कम दिखावे के लिए उन्हें अपने अपने कमरे में होना चाहिए। हेल्गा अपने रेशमी बालों में उंगलियों से कंघी करने लगी। अपने शरीर की ओर देखकर उसकी इच्छा होने लगी कि क्या ही अच्छा होता कि ग्रैनविल इस समय उसकी बगल में लेटा हुआ होता और मुझे भोग रहा होता। फिर कुछ देर तक हेल्गा अपने बिस्तर पर अचल लेटी पिछली रात की काम क्रीड़ा को याद करके दोहराने लगी। कितना आनंद आया था मुझे, और कैसे मैं उसके आगे बेबस हो गई थी। ग्रैनविल को मेरा पति बनना चाहिए और वो बनेगा ही बनेगा। ग्रैनविल के पास में न होने से मेरा दिल हौलने लगता है। उसमें कोई कमी नहीं, सुंदर है, बुद्धिमान है, योग्य है और यौन तृप्ति में तो एकदम लाजवाब है। आखिर फंस गई ना मैं। तो क्या हुआ, अगर मैं उस पर रीझ गई हूँ तो वो भी तो मेरे हाथों बिक गया है। कैसे टुकर टुकर नज़रों से देखने के साथ साथ कैसे प्रेम स्पर्श कर रहा था। मुझे एक बात से सावधान रहना पड़ेगा कि ग्रैनविल एक अंग्रेज़ है, और अंग्रेज़ अपने उस उसूल के बड़े पक्के होते हैं कि अपने से अधिक अमीर औरत से विवाह नहीं करना चाहिए। मैं ग्रैनविल को साध लूँगी, लेकिन ये काम यहाँ कार्लटन होटल में नहीं हो सकता। इसके लिए शांतमय जगह व वातावरण की ज़रूरत है। कैस्टगनोला का मेरा विला इस काम के लिए उपयुक्त होगा। वहाँ हमें देखने वाला कोई नहीं होगा। मैं होंगी और क्रिस। जब जी चाहेगा तब हम दोनों प्यार करेंगे, एक दूसरे का रस लेंगे। ये विला हरमन रोल्फ ने खरीदा था और ये स्विट्ज़रलैंड में लुगानो शहर के बाहर स्थित था। उसके चारों ओर अद्भुत दृश्य था। इसी विला में आर्चर ने हेल्गा को ब्लैकमेल करने का असफल प्रयास किया था। विला का विचार आते ही हेल्गा का दिमाग तेजी से काम करने लगा कि देखभाल के लिए मुझे वहाँ पर ऐसे आदमी की ज़रूरत होगी जो ज़रा भी बेचैन ना हो और क्रिस को मेरे साथ देखकर अपनी ज़बान बंद रखे। ऐसा आदमी। तभी हेल्गा को हिकल का ख्याल आया, जिसने पूरे 15 साल तक वफादारी के साथ हरमन रोल्फ की सेवा की थी और उसकी मृत्यु के पश्चात अपनी तमाम तवज्जो और वफादारी हेल्गा के लिए समर्पित कर दी थी। हिकल का विचार आते ही हेल्गा ने नीचे लॉबी में फ़ोन किया और लॉबी क्लर्क को पैराडाइज सिटी में अपने घर का नंबर मिलाने को कहा। थोड़ी देर बाद हेल्गा को कॉल मिल गई। मैं हिकल बोल रहा हूँ मैडम, आप ठीक ठाक हैं? दूसरी तरफ से हिकल की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ हिकल। मैंने तुम्हें एक न्यूज़ देने के लिए फ़ोन किया है। मुझे एक आदमी से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मेरे विचार से वो आदमी आपके योग्य होगा मैडम। हिकल, वो एक अद्भुत आदमी है। मुझे तुम्हारी बहुत सख्त ज़रूरत है।
आप हुक्म कीजिए मैडम। तुम ऐसा करो कि कैस्ट गनोला विला पहुंच जाओ। मैंने तुम्हारे लिए प्लेन की टिकट बुक करा दी है। ठीक है मैडम, मैं परसों 10:30 बजे सुबह जनेवा पहुंच जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच हिकल, कहकर हेल्गा ने फ़ोन रख दिया। अब मुझे एक नई कार का प्रबंध करना चाहिए। हेल्गा ने फ़ौरन लुगानो में लॉस राइस एजेंट को फ़ोन डायल किया। मुझे एक कार चाहिए, हेल्गा ने अपना परिचय देते हुए कहा। मैम, हमने अभी एक रॉल्स रॉयस की माल छुड़ाई की है। उसका रंग लाल और सिल्वर है, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। हाँ, तो मुझे यही कार चाहिए। मैं परसों 10:30 बजे जनेवा पहुँचूँगी, तब तक मुझे रॉल्स रॉयस मिल जानी चाहिए। इसी बीच तुम लुगानो में मेरे विला मैनेजर ट्रेसर से संपर्क कर लेना, वो तुम्हें कार की कीमत दे देगा। आप निश्चिंत रहिए मैम, जब आप जेनेवा हवाई अड्डे पहुंचेंगी तो कार आपकी प्रतीक्षा में खड़ी होगी। हरमन रोल्फ के पैसे की जादुई चाबी करतब करने लगी थी। क्रिस, हाय क्रिस, कितना मन कर रहा है कि इस समय तुम यहाँ होते और मुझे अपनी बाहों में ले लेते। अब तो बस 2 दिन की बात है, फिर हम दोनों सबकी नज़रों से दूर कैस्टेनोला में पहुँचे होंगे और हिकल हमारा हुक्म बजा लाने के लिए मौजूद होगा। धीरज रखो क्रिस, आशर ने शांत स्वर में कहा। स्थिति बिल्कुल हमारे अनुकूल है। ग्रैनविल और आशर एक फटीचर से जलपान गृह में आमने सामने बैठे थे। तुम तो ऐसा ही कहोगे? ग्रेविन फट पड़ा। उसके साथ रहना तो मुझे पड़ता है ना। हेल्गा जैसी स्वस्थ बोधक औरत मैंने आज तक नहीं देखी। वो एक मादा मकड़ी की तरह है और अपने नल को भक्ष कर लेती है। अरे अरे अरे, गर्म क्यों हो रहे हो? ये काम होते ही 10-10 लाख हम दोनों के हिस्से में आएंगे। पाने के लिए कुछ करना तो पड़ता ही है। तुम अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो, बस थोड़ी सी कसर बाकी रह गई है। वो क्या? ग्रैनविल ने मशकूक नज़रों से आशर की ओर देखकर पूछा। तुम हेल्गा के दिल में ये बात बिठा दो कि तुम उसके साथ विवाह करना चाहते हो। विवाह करना चाहता हूँ हेल्गा के साथ, ग्रैनविल ने हेल्गा पर बल देते हुए कहा। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब है तुम अपने इमोशंस से उसे ये जाहिर करो कि तुम उसके पति बनने के लिए इच्छुक हो। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। देखो, आशर ने उसे समझाया, हेल्गा एक तन्हा औरत है। वो तुम पर रीझ गई है। एक बार उसे इस बात का यकीन हो गया कि तुम उसके साथ विवाह करना चाहते हो तो वो हमारे कांटे में ऐसे फंसेगी कि छूट नहीं पाएगी। ग्रैनविल ने पहले ही आशर को ये बता दिया कि हेल्गा 2 हफ्ते के लिए मुझे अपने साथ कैस्टगनोला ले जाना चाहती है। आशर ये समाचार सुनकर प्रसन्न हो गया था। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? वो तुम्हें अपने साथ ले जा रही है। तभी तो मैंने तुमसे कहा कि स्थिति हमारे अनुकूल है, कहकर आशर ध्यान से उसकी ओर देखने लगा। तो हेल्गा ने तुम्हें कुछ पैसे भी दिए होंगे? जबरदस्ती दिए थे। अपने लिए बढ़िया से कपड़े लत्ते खरीद लाओ, ग्रैनविल ने बौखला कर कहा। कपड़ों की तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी ही, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो। आखिरकार तुम एक पेशेवर जाइगोलो हो। संपन्न प्रौढ़ाओं की यौन तृप्ति करके उनसे पैसे लेना तुम्हारा पेशा है। खैर छोड़ो, ये बताओ हेल्गा ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे? 1 लाख। आशर ने प्रशंसात्मक भाव से सर हिलाया। हेल्गा में ये विशेषता है, अपने यारों के साथ बड़ी उदारता से पेश आती है। आखिर अरबपति है भाई। लेकिन अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। हेल्गा से मिली रकम में से तुम 50,000 मुझे दोगे। तुम जब भी मिलने आते हो अपनी योजना की रट लगाए रहते हो, लेकिन आज तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारी प्लानिंग क्या है। अरे सब्र करो, बताता हूँ, आशर ने कुर्सी के साथ टेक लगाकर कहा। आज से 3 दिन बाद जब तुम हेल्गा के मन में ये बात बिठा चुकोगे कि तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो और तथा उसको रतिया रतिया कर निढाल कर चुके होंगे, तो उसके कैस्टगनोला विला में तुम्हारा किडनैप अमल में आएगा और तुम्हें वापस लौटाने के लिए 20 लाख की फिरौती मांगी जाएगी। मेरा किडनैप किया जाएगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ग्रैनविल मुंह फाड़ कर आशर की ओर देखने लगा। अरे, तुम्हारा किडनैप नकली होगा, लेकिन किडनैप के बदले में जो रकम मिलेगी वो असली होगी। देखो, मैं हेल्गा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम स्थिति को हेल्गा की नज़रों से देखो।
उसके पास नाम है, दौलत है, फलता फूलता बिजनेस है, सब कुछ है। इन सब के बावजूद उसके जीवन में दो अभाव हैं। एक तो प्यार का, दूसरा ऐसे मर्द का जो उसकी यौन तृप्ति कर सके। उसकी ये दोनों कमियां तुमसे पूरी हो जाती हैं। सो जब ये बात उसके मन में बैठ जाएगी कि तुम उससे शादी करना चाहते हो, तो वो खुशी के 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। उसी समय तुम्हारा किडनैप कर लिया जाएगा और उसके बाद उसे ये बताया जाएगा कि यदि वो 20 लाख रुपए देने को तैयार हो जाएगी तो तुम्हें वापस लौटा दिया जाएगा। अब हेल्गा अपनी खुशियां वापस खरीदने के लिए 20 लाख देने में बिल्कुल भी देर नहीं करेगी। उसके पास बहुत पैसा है। 20 लाख उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। उसमें आधे तुम्हारे, आधे मेरे। बोलो कैसे लगा मेरा प्लान? हे भगवान, मान लो उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो? इस बात का मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ, वो कभी पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेगी। मैं हेल्गा को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेगी, तुम्हें वापस पाने के लिए पैसा देगी। जब वो पैसा दे चुकेगी तो हम दोनों स्विट्ज़रलैंड छोड़कर चले जाएंगे। बाद में जब तुम वापस नहीं लौटोगे और उसको इस बात का एहसास होगा कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया है, तो भी वो खामोश रहेगी। उसका गर्व उसे इस बात की अनुमति नहीं देगा कि वो ये बात स्वीकार करे कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया है। हेल्गा ये पैसा किसको और कैसे देगी? ये तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मेरी और हेल्गा की पुरानी दुश्मनी है। मैं उससे मिलने जाऊंगा और उसे ये बताऊंगा कि 20 लाख देने पर तुम छूट सकते हो। वो फ़ौरन तैयार हो जाएगी। एक स्विस बैंक में मेरा अकाउंट है ही, सो मैं उससे कहूँगा कि इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दो। उसके बाद 10 लाख मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मेरा किडनैप कौन करेगा? उसका प्रबंध मैं करने जा रहा हूँ। अब तुम ऐसा करो, 50,000 मुझे दे दो। मैं 1 घंटे के अंदर अंदर जेनेवा पहुँच जाता हूँ। तनिक संकोच के पश्चात ग्रैनविल ने अपनी जेब से नोटों का बंडल निकाला और उसमें से 50,000 आर्शल को दे दिए। जेनेवा से मैं लुगानो जाऊंगा, जहां पर मैं होटल द स्विस में ठहरूंगा। तुम मुझसे वहां पर कांटेक्ट करना। तुम्हारा काम ये है कि तुम हेल्गा के मन में ये बात बिठा दो कि तुम उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। आशा ने ग्रैनविल की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, और रहा किडनैप, तो ये तो रोज़मर्रा की बात हो चुकी है। हेल्गा को कोई शक नहीं होगा कि उससे पैसा ऐंठने के लिए हम ये महज एक ढोंग कर रहे हैं। जब तुम्हारा किडनैप हो रहा होगा तो थोड़ा सा मुकाबला ज़रूर करना। तुम्हें विला से लाकर मेरे पास छोड़ दिया जाएगा और फिर जब तक हेल्गा से पैसा नहीं मिलेगा तब तक तो मेरे साथ रहोगे। जैक, मुझे डर लग रहा है। मैंने हेरा फेरियाँ तो बहुत की हैं, लेकिन आज तक कोई जुर्म नहीं किया। जुर्म तो तब होता है ना जब बात पुलिस तक जाए। बात पुलिस तक जाने ही नहीं। और फिर ये तो सोचो, 10 लाख हाथ लगेंगे और सदा सदा के लिए तुम इस संपन्न मूर्ख प्रौढ़ाओं से जान छुटा पाओगे। उस दौरान तुम हेल्गा को टूट कर प्यार करो। वो जितनी तुम्हारे लिए बेचैन होगी उतनी आसानी से उससे पैसा मिल जाएगा। ग्रैनविल ने लंबा सांस छोड़ा। ठीक है, फिर कब होगा मेरा किडनैप? हेल्गा के साथ उसके विला में पहुंचने के ऐन 3 दिन बाद। इस बीच मैं तुमसे एक बार मिलूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा किडनैप करने के लिए मैंने क्या प्रबंध किया है। कहकर आर्शर अपनी जगह से उठा और जलपान गृह से बाहर निकल आया। लगभग 2 साल पहले जब जैक आर्शर ल्यूसेंग के एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय लॉ फर्म में सीनियर पार्टनर के रूप में काम करता था, तो एक दिन उसके नाम एक टेलीफोन कॉल आई थी। मैं मोसेस सीजर बोल रहा हूँ, तो मुझे जानते हो? दूसरी ओर से एक कठोर अमेरिकन आवाज़ आई थी। आशा, जो रोज़ाना हेरल्ड ट्रिब्यून पढ़ता था, मोसेस सीजर के नाम से परिचित था। इस बात से वाकिफ था कि वो एक माफिया है और टैक्स चोरी के सिलसिले में FBI उसकी खोज में लगी हुई है। हाँ मिस्टर सीजर, उसने बड़े सावधान स्वर में कहा, मैंने आपके बारे में पढ़ा है। तो ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं तुमसे सलाह करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं तुम्हें फ़ीस दूंगा। एक आदमी जो हरमन रोल्फ नामक उद्योगपति का परामर्शदाता हो, वो मेरी नज़रों में अहमियत रखता है। मैं कल रात 8 बजे बनी के रेस्तरां में आऊँगा। तुम वहाँ पहुँच जाना और मेरी बात सुनने के बाद अपनी फ़ीस ले लेना। कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया था। कुछ देर तक आशा सोच में पड़ रहा था। वो जानता था सीजर एक घोषित अपराधी है। इसके अलावा वो इस बात से भी परिचित था कि माफिया वालों को न करना खतरे से खाली नहीं होता। सो अपने साझेदारों से परामर्श किए बगैर
उसने फैसला कर लिया था कि वो सीजल से मिलने जाएगा और उसे जो लाभ होगा उसके बारे में वो किसी से जिक्र नहीं करेगा। बनी का रेस्तरां एक छोटी सी गली में स्थित था, पुराना और फटीचर। आशा जब रेस्तरां के भीतर दाखिल हुआ था तो भारी भरकम दड़ियल ने उसका स्वागत किया था और उसे ये बताया था कि मिस्टर सीजर आपकी राह देख रहे हैं। तब वो आशा की अगुवाई करता हुआ उसे रेस्तरां के पीछे भाग के एक छोटे से कमरे में ले आया था, जहाँ पर बड़ी बड़ी भ्रुकुटियों वाला इटालियन कंपारी सोडा पी रहा था। ओके बनी, बड़ी बड़ी भ्रुकुटियों वालों ने उस भारी भरकम शरीर वाले से कहा था। अब तुम जल्दी से मेरे लिए सुअर का गोश्त ले आओ। तब उसने आशा को सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया था। जब आशा कुर्सी पर बैठ गया था तो उसने आशा से कहा था, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं तुमसे ठेठ मतलब बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं इसे किसी सुरक्षित जगह रखना चाहता हूँ। बोलो, कुछ जुगाड़ कर सकते हो? इतनी देर में बनी गोश्त और स्पैगेटी लेकर पहुँच गया था और सीजर खामोश हो गया था। जब बनी जा चुका तो आशा ने सीजर से पूछा था, आपका पैसा कैश रूप में है या बॉन्ड्स रूप में? सारा कैश है, कहकर सीजर गोश्त और स्पैगेटी पर पिल पड़ा था। मैं एक विश्वसनीय प्राइवेट बैंक में आपके लिए एक अकाउंट की व्यवस्था कर सकता हूँ। तो फ़ौरन कर दो, पैसा मेरे पास है, इसमें पूरे 25 लाख हैं, कहकर सीजर ने एक पुराने से सूटकेस की ओर इशारा किया था। आशा चूक गया था। मैं आपका ये काम कर सकता हूँ मिस्टर सीजर, और ये काम करने के लिए मैं तुम्हें 50,000 फ्रैंक्स दूंगा। बोलो, मंजूर है? आशा सोचने लगा, ये रकम सीधे मेरी जेब में जाएगी, साझेदारों को तो बताने का सवाल ही नहीं होता। मुझे मंजूर है मिस्टर सीजर। तो फिर ये तय रहा। सीजर ने स्पैगेटी का एक और निवाला मुंह में डालते हुए कहा, तुम ये पैसा अपने साथ ले जाओ। इसके साथ उसने जोर की डकार ली। मैंने तुम्हारी पूरी छानबीन करवाई है, ठीक आदमी हो, लेकिन फिर भी ये याद रखना, यदि तुमने मेरे साथ कोई छल करने का प्रयास किया तो मेरे आदमी तुरंत तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। ऐसी बात तो आप अपने दिल से ही निकाल दीजिए। आशा ने उसे आश्वासन दिया था। आप अपना पैसा मेरे पास दे दीजिए, मैं तुरंत इसका बंदोबस्त कर देता हूँ। इसके साथ ही आप मुझे कोई एड्रेस दे दीजिए जहाँ पर मैं आपके अकाउंट का नंबर भेज सकूँ। सीजर ने सर हिला दिया। ये रहा मेरी पत्नी का एड्रेस, कहने के साथ सीजर ने अपनी जेब से पर्स निकालकर आशा को एक कार्ड और नोटों की गड्डी दी थी। इसी दौरान वो अपना पूरा खाना खा चुका था और तब अपनी घड़ी की ओर देखते हुए कहा, चलता हूँ मैं अब। तब बनी वहाँ पहुँच गया था। आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं मिस्टर सीजर? अब नहीं, मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया है। और तब जैक आशा की ओर इशारा करके बनी से कहा था, ये मेरे पैसे की देख रेख करेगा, ये मुझ पर एहसान कर रहा है, सो यदि इसे कभी कोई ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे एहसान का बदला चुका देना। तब सीजर ने आशा को संबोधित करते हुए कहा था, बनी इस शहर का संकट निवारक है, यदि कभी तुम्हें कोई ऐसा वैसा काम हो तो सीधे बनी के पास चले आना, ये तुरंत तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगा। ओके? और आशा को ये सब याद था। जनेवा एयरपोर्ट पहुंचने पर उसने टैक्सी ली थी और ड्राइवर को बनी के रेस्तरां चलने को कहा था। टैक्सी में बैठकर उसे याद आया था कि उसने सीजर की रकम एक स्विस बैंक में जमा करवा दी थी और उसका अकाउंट नंबर उसकी पत्नी को भेज दिया था। 2 महीने बाद उसने हेराल्ड ट्रिब्यून में एक खबर पढ़ी थी कि सीजर को गोली मार दी गई थी। टैक्सी का भाड़ा देकर आशा रेस्तरां के अंदर चला गया था, जहाँ पर बनी उसे देखते ही पहचान गया था। मिस्टर आशर, आप? हाँ बनी, कहो कैसे हो? आइए खाना खाइए, बनी ने कहा और उसको उसकी अगुवाई करता हुआ एक पिछले कमरे में ले गया। तब वो खुद खाना लेने गया और स्पैगेटी और विस्की की बोतल आशा के सामने लाकर रख दी। बैठ जाओ बनी, मैं तुमसे कोई बात करने आया हूँ। हाँ, ज़रा 1 मिनट, कहकर बनी ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और तब आशा के सामने बैठकर बोला, अब बताओ क्या बात है? मेरी एक मुश्किल है, तुम चाहो तो उसको हल कर सकते हो। यदि मैं कर सकता हूँगा तो ज़रूर करूँगा, बताओ। मुझे 2 विश्वसनीय आदमियों की ज़रूरत है। विश्वसनीय से मेरा अर्थ है कि मैं उन आदमियों को काम करने के पैसे दूंगा, लेकिन ये काम करने के बाद वो किसी से जिक्र नहीं करेंगे। बनी ने सर हिलाया। काम क्या है मिस्टर आशर? काम ये है बनी कि उन 2 आदमियों में से अपने एक जानने वाले को किडनैप का अभिनय करवाना चाहता हूँ। सच बात तो यह है कि उस आदमी ने खुद मुझे ऐसा करवाने को कहा है।
वो उस औरत को डराना चाहता है जिसके साथ वो रहता है, क्योंकि वो दिन ब दिन उसके सर चढ़ती जा रही है। उन आदमियों को बस इतना करना होगा कि उस औरत के घर जाकर उस आदमी को कार में बिठाकर यहाँ लाना होगा। बनी ने माचिस की डिबिया से एक दिया सलाई निकाली और दांत को कुरेदने लगा। उसके बाद? बनी ने पूछा। कुछ भी नहीं। उस औरत को यकीन हो जाएगा कि मेरे बॉयफ्रेंड का किडनैप हो गया है। वो जानबूझकर उस औरत से कुछ दिन दूर रहेगा और फिर उसके पास वापस चला जाएगा। इस बीच उस औरत की अकल ठिकाने आ जाएगी। बनी ने सर हिला दिया। इस काम पर तो पैसा खर्च होगा मिस्टर आर्शर। खर्चा मैं दूंगा। तुम मुझे 2 विश्वसनीय आदमियों का प्रबंध कर दो। मैं तुम्हें 500 फ्रैंक्स दूंगा। बनी कुछ देर तक चुपचाप दांत कुरेदता रहा, फिर उसने सर हिला दिया। 500 में तो मुश्किल है मिस्टर आर्शर। यदि आप 1000 खर्च करने को तैयार हैं तो मैं 2 विश्वसनीय आदमी आपको दे सकता हूँ। मंजूर है, मैं 1000 दे दूंगा। बनी की बाँछें खिल गईं। आप मज़े से खाना खाइए मिस्टर आर्शर, मैं अभी आपके काम का प्रबंध करता हूँ, कहकर बनी कमरे से बाहर चला गया। 15 मिनट पश्चात बनी वापस पहुंच गया और आराम से आर्शर के पास बैठ गया। मैंने प्रबंध कर दिया है आर्शर। वो 2 हैं और 100% विश्वसनीय हैं। वो एक स्टीमर पर इकट्ठे काम करते हैं और बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं। उनमें से बड़े का नाम मैक्स सेजेटी है और दूसरे का नाम जैक्रॉस बेलमांट है। उन दोनों के आपस में समलिंगकामी संबंध है। यदि आप पैसा खर्चने को तैयार हैं तो उन पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। आर्शर ने हाँ में सर हिलाया। मैं उनको देखना और उनसे बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, आप उन दोनों को अच्छी तरह से देखिए, भालिए। यदि वो आपको सही लगते हैं तो मैं किन्हीं 2 का और का भी प्रबंध कर दूंगा। इस समय वो दोनों यहीं पर हैं और उन्होंने कहाँ जाना है, काम से सीधे यहाँ आते हैं, कहकर बनी उम्मीद भरी दृष्टि से आर्शर की ओर देखने लगा। आर्शर उसकी दृष्टि का अर्थ समझ गया और अपने बटुए से 1000 फ्रैंक्स निकालकर बनी के हाथों दे दिए। जैसे आप सीजर के दोस्त वैसे मेरे, कहकर बनी अपनी जगह से उठा और दरवाजे के पास जाकर 2 आदमियों को अंदर आने का इशारा किया। उनमें से एक का कद लंबा और शरीर छरहरा था, वो आयु में छोटा था। दूसरे का कद छोटा और शरीर हष्ट-पुष्ट था। उसने अपने बाल डाई कर रखे थे और वो आयु में बड़ा था। उन दोनों ने मैली कुचैली जीन्स और स्वेट शर्ट पहनी रखी थी। आर्शर को ज़रा भी वो लोग नहीं जचे थे, लेकिन सीजर ने उसे बताया था कि बनी पर विश्वास किया जा सकता है, सो आर्शर ने कोई आपत्ति नहीं की। बैठ जाओ, आर्शर ने उन दोनों से कहा और वो दोनों बैठ गए। मेरा नाम सेजेटी है और ये मेरा साथी है बेलमांट, हष्ट-पुष्ट वाले शरीर वाले आदमी ने कहा। हाँ, बनी ने मुझे बताया है कि तुम दोनों पर विश्वास किया जा सकता है, आर्शर ने अपनी आवाज़ में कठोरता पैदा करते हुए कहा। हालांकि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। खैर, बात यह है कि मेरा एक दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को धमकाने के लिए अपना किडनैप करवाना चाहता है। तुम्हें एक्टिंग इस ढंग से करना होगा कि ये रियल लगे। तुम्हारा काम ये होगा कि लुगानो जाकर विला के अंदर घुस जाओगे। वो आदमी तुम्हारा मुकाबला करने का नाटक करेगा और तब तुम दोनों से पकड़कर विला से बाहर लाओगे और कार में बिठाकर यहाँ पहुँचा दोगे और इसके बाद इस बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करोगे। सेजेटी ने हाँ में सर हिला दिया। पैसा कितना मिलेगा? 2000 तुम्हें, 2000 तुम्हारे साथी को। सेजेटी ने मुंह बना लिया। 2000? ये तो बहुत कम है। 5-5 हजार की बात करो। 4000 से एक कौड़ी ऊपर नहीं दूंगा। मंजूर है तो करो, नहीं तो जाओ, आर्शर ने रूखेपन से कहा। मंजूर है, लेकिन खर्चा अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, और एडवांस में हम आधा अभी लेंगे, सेजेटी ने कहा। अभी 1,000 खर्चा दूंगा, बकाया काम होने पर मिलेगा, आर्शर ने दृढ़ता से कहा और 1,000 के 2 नोट अपनी जेब से निकालकर उनके सामने मेज़ पर रख दिए। सेजेटी ने वो रकम जेब में डाल ली। तुम्हारे पास सर पर डालने के लिए टोप और डराने धमकाने के लिए बंदूकों का अरेंजमेंट है? आर्शर ने उनसे पूछा। हमारे पास हर चीज़ का अरेंजमेंट है, सेजेटी ने उसे आश्वासन दिया। तो फिर तुम्हें ये किडनैप आज से 3 दिन बाद यानी 18 तारीख की शाम को करना होगा। उस दिन दोपहर 2 बजे तुम लोग स्विस होटल में मेरे पास पहुंच जाना। वहां पर मैं तुम्हें पूरी तफसील समझा दूंगा। टोप और बंदूक अपने साथ लेते आना, समझ गए? सेजेटी ने हाँ में सर हिलाया।
तुम्हारे पास कार तो होगी? हाँ है। तब आर्शन ने उन्हें 500 खर्च करने के लिए दिए। जब वो ये बातचीत कर रहे थे तो आर्शन ने बड़े ध्यान से ये बात नोट की कि सेजेटी का साथी बेलमांट बिल्कुल खामोश बैठा रहा था और उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला था। और तुम बेलमांट? आर्शन ने रूखेपन से पूछा। तुम सहमत हो ना? जब मैं सहमत हूं तो बालमेंट अपने आप सहमत हो जाता है, सेजेटी ने कहा, और वो दोनों अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, सेजेटी ने कहा। बेलमेंट के साथ वो वहाँ से चला गया। उन दोनों के जाते ही बनी कमरे के अंदर पहुँच गया। आपको तसल्ली है ना मिस्टर आशर? भाई, मुझे तो तुम्हारी तसल्ली पर तसल्ली है, आशर ने कहा। तुम्हें निश्चय है ना कि वो दोनों आदमी विश्वसनीय हैं? कहीं ऐसा ना हो कि बात उल्टी पड़ जाए। अरे आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, बनी ने आश्वासन दिया। आपने पैसा दिया है, आपका काम पूरा होगा। और कोई सेवा बताइए। बस अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, एक टैक्सी बुला दो, बाहर खड़ी है। आशा ने बनी से विदा ली और टैक्सी में सवार होकर अपने होटल की ओर चला गया। जब आशा की टैक्सी नज़रों से ओझल हो गई तो बनी बार के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसी समय सेजेटी भी उसके पास पहुंच गया। क्या माजरा है भाई? सेजेटी ने बनी से पूछा। बड़ा रोचक और लाभदायक माजरा है। ये जो मोटा यहाँ आया था ना, आशर, ये किसी समय हरमन रोल्फ का वित्तीय सलाहकार हुआ करता था और हरमन रोल्फ अथाह दौलत पीछे छोड़ गया है। तुम मुझसे संपर्क बनाए रखना मैक्स। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन से व्यक्ति की गर्लफ्रेंड कौन औरत है। जैसे ये पता चला कि किडनैप कौन सी जगह पर करना है, मुझे फ़ोन कर देना। समझ गए ना? वो तो मैं समझ ही गया, मैक्स सेजेटी ने कहा। लेकिन तोप और बंदूक का प्रबंध कहाँ से होगा? उसके सामने तो हमने झूठ बोल दिया कि हमारे पास हर चीज़ है। अरे इसकी चिंता मत करो, तोप और बंदूक का प्रबंध मेरे पास है। तो मुझे बस ये सूचना दे देना जो मैंने तुमसे मांगी है। ग्रैनविल के आगे आगे चलते हुए हेल्गा जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली थी, उसने हिकल को इंतजार करते हुए देख लिया था। हिकल की आयु मात्र 52 वर्ष थी, किंतु वो अपनी आयु से काफ़ी बड़ा लगता था। उसका कद छोटा, शरीर गोल मटोल एवं सर घुटा था। उसने 15 वर्ष तक पोलियोग्रस्त हरमन रोल्फ की सेवा की थी और उसकी मृत्यु के पश्चात अपनी समस्त निष्ठा हेल्गा के प्रति समर्पित कर दी थी। हेल्गा को वो बहुत पसंद करता था। फ़ोन पर हेल्गा ने जब उसे ये समाचार सुनाया था कि मुझे एक आदमी से प्रेम हो गया है और मैं उससे विवाह करने वाली हूँ, तो हेकल ये सुनकर परेशान हो गया था। हेकल इस बात से भली भांति परिचित था कि हष्टपुष्ट नौजवान मर्द हेल्गा की कमजोरी है। लेकिन इस समय हेल्गा के चेहरे को प्रफुल्लित पाकर हेकल की उम्मीदें बनने लगी कि हेल्गा ने अपने लिए सही मर्द का चयन किया होगा। किंतु दूसरे ही क्षण ग्रैनविल पर नजर पड़ते ही उसकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई। ग्रैनविल का आकर्षक और मनोहर व्यक्तित्व देखकर उसके मस्तिष्क में खतरे की लाल बत्ती जलने बुझने लगी थी। ओह हिकल, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये हिकल है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, हेल्गा ने ग्रैनविल का उससे परिचय करवाते हुए कहा। ग्रैनविल को भला इतनी फुर्सत ही कहाँ थी कि एक नौकर की ओर ध्यान देता। ये लो, मेरा सामान पकड़ो, ग्रैनविल ने कहा था, और इस ढंग से हिकल को अपना सूटकेस पकड़ाया था कि मानो उस पर एहसान कर रहा हो। यस सर, हिकल ने सामान पकड़ने के साथ बड़े आदर से उत्तर दिया था। लेकिन उसी क्षण से ग्रैनविल और हिकल एक दूसरे के शत्रु बन गए थे। जब हिकल ने हेल्गा को बताया था कि नई रोल्स रॉयस मिल गई है और विला कल तक तैयार होगा, सो मैंने एक होटल में आप और मिस्टर ग्रैनविल के लिए अलग अलग कमरे सुरक्षित करवा दिए हैं। ओह हिकल, तुम कितने समझदार और स्वीट हो, कहकर हेल्गा ने नई रोल्स रॉयस देखने की इच्छा जाहिर करी। तब तक ग्रैनविल के साथ रोल्स की पिछली सीट पर बैठ गई थी और हिकल कार चलाकर उनको होटल पहुंचाने ले गया था। होटल पहुंचकर हेल्गा और ग्रैनविल अपने अपने कमरों में चले गए थे। ग्रैनविल ने अपने कमरे में दाखिल होते ही दरवाजे को भीतर से चटकनी लगाई थी और फ़ोन के पास जाकर स्विस होटल में ठहरे आशर का नंबर डायल किया था। मैंने पूरा प्रबंध कर लिया है यार, 3 दिन बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल से मुझे चिंता करने की पूरी ज़रूरत है। मुझे इस आदमी से, क्या नाम है उसका, हिकल, हाँ, उसकी ओर से मुझे बहुत चिंता हो रही है। हिकल? वो वहाँ पर है? वो बिल्कुल यहाँ पर है। ऐसा लगता है कि वही सारा करता धरता है। मुझ पर नज़र पड़ते ही उसकी आंखों में नफरत के आसार पैदा हो गए थे। मैं इन
मैनेजर्स की आंखों को देखते ही पहचान लेता हूँ। ये पुराना निष्ठावान मैनेजर बहुत खतरनाक होता है। तुम्हारा अंदाज़ा कुछ गलत नहीं है। वो हिकल तो हेल्गा का भी बाप है। आश्रय ने भी चिंतित स्वर में कहा। वो तुम्हारी सरदर्दी है, उसका समाधान तुम्हें करना पड़ेगा, ग्रैनविल बोला। उसका समाधान भी हो जाएगा। तुम ये करो कि हेल्गा के साथ खूब प्यार करो। जब उसे ये निश्चय हो जाएगा कि तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो, तो फिर वो अपने आप हिकल को रॉब में रखेगी। बाकी मैं देख लूँगा, यदि तुम्हारे बस का हुआ तो। इस समय तक ग्रैनविल चिड़चिड़ा सा हो रहा था। तुम बस इस बात का ध्यान रखना कि तुम हिकल के साथ किस ढंग से पेश आते हो। उससे मीठा बनकर रहना, ज़रा खुशामद से बात करना। मेरा ये आशय नहीं है कि तुम उसे सर चढ़ा लेना, बस उसको मस्का लगाते रहो। अगली सुबह ग्रैनविल होटल से बाहर आया था और उस जगह चला आया था जहाँ पर हिकल रोल्स राइस की झाड़ पोंछ कर रहा था। ग्रैनविल ने उसके साथ बातों का सिलसिला शुरू करना चाहा था, लेकिन हिकल ने उसकी हर बात का रूखा और छोटा सा जवाब देकर उसे ज़रा भी हिम्मत नहीं दी थी कि वो आगे उससे बात करे। और ग्रैनविल इस बात को समझ चुका था कि हिकल का रवैया उसके प्रति प्रतिकूल है। तभी हेल्गा भी रोज के पास पहुंच गई थी। चलें? हेल्गा ने ग्रैनविल के गाल को होठों का स्पर्श देते हुए कहा था और तब हिकल से बोली थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैंने सारा सामान कार में रख दिया है मैडम, आप जब चाहें हम यहाँ से रवाना हो सकते हैं, हिकल ने उत्तर दिया। तो आओ चलें क्रिस, मैं तो तुम्हें अपना विला दिखाने के लिए बेसब्र हो रही हूँ। लुगाना से बाहर कैस्ट गनोला में स्थित वो विला हरमन रॉल्फ के 10 साल पहले एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर से खरीदा था। ये विला हर प्रकार के ऐसे सुख साधनों से लैस था जिनकी कल्पना ही की जा सकती थी। विला पहुंचकर हिकल सीधा रसोई घर में चला गया था और हेल्गा ग्रैनविल को विला दिखाने में रत हो गई थी। ग्रैनविल विला का ऐश्वर्य देखकर इतना चकाचौंध रह गया था कि उसे घुटन सी महसूस होने लगी थी। आखिर में हेल्गा उसे अपने बेडरूम में ले गई थी, जिसकी सज्जा देखकर तो ग्रैनविल की आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्रिस डार्लिंग, हिकल समझदार आदमी है, इस बात को खूब समझता है कि हम दोनों इस बेडरूम में सोया करेंगे। ग्रैनविल जल्दी से जल्दी कमरे से बाहर निकलना चाहता था। हेल्गा, मुझे तुम्हारा स्विमिंग पूल बहुत अच्छा लगा, क्या मैं उसमें स्विमिंग कर सकता हूँ? तुम जो चाहो कर सकते हो क्रिस, ये तुम्हारा घर है, कहकर हेल्गा गुनगुनाती हुई रसोई घर में चली गई थी। ओह हिकल, मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैं कितनी खुश हूँ। तुम्हें कैसे लगा वो? ठीक है मैडम। और हेल्गा खुशी से हंसने लगी। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ हिकल, और तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। मुझे आप पर विश्वास है मैडम, हिकल ने बेमानी सा उत्तर दिया। हो हिकल, तुम कितने अच्छे हो, हेल्गा ने कहा और वहाँ से अपने बेडरूम में चली आई, जहाँ पर उसने सारे कपड़े उतार दिए और अपने तन पर एक महीन सी शॉल लपेटी स्विमिंग पूल पर चली गई। ग्रैनविल आंखें बंद किए बड़ी सुस्ती से पानी के तल पर तैर रहा था। हेल्गा ने अपने तन पर से शॉल हटाकर परे फेंक दी और पानी में नंगी गोता लगाकर पानी के अंदर अंदर तैरती हुई ग्रैनविल के पास पहुंची। तब वो पानी के अंदर से बाहर उभरी और ग्रैनविल को अपने पास खींचकर उसके अधर पान करने के साथ साथ उसके साथ जल में यौन क्रीड़ा करने लगी। तत्पश्चात तब वो दोनों टेरेस में बैठे सूर्यास्त का दृश्य देख रहे थे तो हेल्गा ने ग्रैनविल का हाथ अपने हाथों में ले लिया। मुझे हमेशा से ये उम्मीद थी कि मुझे तुम जैसा ही कोई आदमी मिलेगा क्रिस, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं डार्लिंग। ग्रैनविल ने अपना अभिनय शुरू कर दिया था। ये तो 4 दिन की चांदनी है। मतलब कि तुम और मैं बेजोड़ हैं। इस मधुर क्षणों में तुम ये चर्चा क्यों ले बैठी? यदि तुम इतनी अमीर ना होती तो। हेल्गा ने अपना हाथ ग्रैनविल के हाथों से परे हटा लिया और सीधी सपाट नज़रों से उसकी ओर देखने लगी। ग्रैनविल हेल्गा की इस दृष्टि से हमेशा गड़बड़ा जाता था। तुम चुप क्यों हो? साफ बात करो। हेल्गा की आवाज़ की कड़क सुनकर ग्रैनविल सावधान हो गया। उसका वास्ता किसी मूर्ख प्रौढ़ा से नहीं पड़ा है। और मतलब साफ बात यह है हेल्गा कि तुम इतनी अमीर ना होती तो मैं तुमसे फ़ौरन शादी कर लेता। इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या खुशी की बात हो सकती थी। लेकिन तुम जानती हो मैं एक अंग्रेज़ हूँ और अंग्रेज़ कभी भी अपनी पत्नी के टुकड़ों पर पलता नहीं है। मैंने तो ऐसी कोई अनशन बात नहीं सुनी। ये किसने कहा कि तुम मेरे टुकड़े तोड़ोगे? तुम प्रतिभा संपन्न हो, टैलेंटेड हो,
मेरे विचार से हमारी बहुत अच्छी जोड़ी सिद्ध हो सकती है। ग्रैनविल अपनी जगह पर पहलू बदलने लगा। मुझ में टैलेंट तो है, लेकिन मैं आज तक अपनी टैलेंट से पैसा पैदा नहीं कर पाया। हम दोनों आपस में खुश नहीं रह पाएंगे। इस सुखद क्षणों में ऐसी बात करने का क्या फ़ायदा। आओ मज़े करते हैं, फिर मैं चला जाऊंगा। मैंने तुमसे झूठ तो नहीं कह रहा। ग्रैनविल सोचने लगा, ये बड़ी खतरनाक है। आज तक जिस औरतों के साथ मैंने ऐसे डायलॉग बोलने, वो मेरी गोद में बैठे चपड़ चपड़ करने लगी थी, और ये मुझसे कह रही है कि मैं घटिया डायलॉग बोल रहा हूँ। ग्रैनविल का दिमाग तेजी से काम करने लगा कि इसके प्रश्न का क्या उत्तर दूँ। उसी समय हैगा ने अपना सवाल दोहराया, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? मेरी बात का जवाब दो। अरे तुम वाकई एक अद्भुत औरत हो। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैंने तुमसे ये पूछा कि तुम्हें मुझसे प्यार है या नहीं। ग्रैनविल ने एक लंबा सांस लिया और हैगा ने हाँ या ना में उत्तर मांगा था। हैगा डार्लिंग, आई लव यू। उसका जवाब सुनकर हैगा काफ़ी देर तक ध्यानपूर्वक उसके चेहरे की ओर देखती रही थी, जिसके जवाब में ग्रैनविल उसकी ओर यूं देखने लगा था कि मानो दिलो जान से उस पर आसक्त हो। उसके चेहरे का ये भाव देखकर हैगा को तसल्ली हो गई थी और वो कुर्सी के साथ टेक लगाकर बैठ गई थी। तभी हिकल वहाँ टेरेस में आया था और ये कहा था कि डिनर तैयार है। हैगा ने हिकल से डिनर वहीं लाने को कहा। थोड़ी देर बाद जब हिकल उनके सामने डिनर लगा रहा था तो वो खामोश हो गए थे। जब हिकल जा चुका तो हैगा ने क्रिस से कहा, अपने बारे में डिनर के बाद बात करेंगे। फिर वो उसे कल के प्रोग्राम के बारे में बताने लगी कि कल हम पहाड़ों में सैर करने चलेंगे। वहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा जलपान गृह है, वहीं पर लंच करेंगे और इसी बहाने हिकल को छुट्टी मिल जाएगी। डिनर के बाद वो आराम कुर्सियों पर बैठ गए थे। हिकल उनके लिए कॉफ़ी रख चुका था तो हैगा ने उसे आराम करने को कह दिया था। जब हिकल उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चला गया तो हैगा ने ग्रैनविल से कहा, आओ अब एक दूसरे के बारे में खुलकर बात करते हैं। पहले मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। मैंने केवल हरमन की दौलत की वजह से उससे शादी की थी। वो अपंग और नपुंसक था। उसे एक ऐसी खूबसूरत मेजबान पत्नी की ज़रूरत थी जो उसकी संस्थाओं को चलाने और उनकी देख रेख करने में उसकी सहायक हो सके। मैं उसकी ज़रूरतों पर पूरी उतरी थी। इसी वजह से उसने मुझे अपनी पत्नी बनाने की पेशकश की थी और शर्त रखी थी कि मैं किसी मर्द के साथ प्रेम संबंध नहीं जुटाऊंगी। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन चोरी छुपे अपनी ज़रूरतों को मैं पूरा करती थी। मुझे ये अभिशाप है कि मैं एक अतिकामी नारी हूँ। मुझे हर क्षण मर्द की इच्छा होती है और अब मैं इन प्रेम संबंधों से ऊब गई हूँ और किसी एक के साथ रहना चाहती हूँ। अब से पहले मुझे किसी के साथ प्रेम नहीं हुआ था, लेकिन अब है, तुम्हारे साथ। ग्रैनविल उसकी स्पष्ट बातें सुनकर चौंक गया था। मुझे भी तुमसे बहुत प्रेम है, लेकिन मुझे एक अभिशाप है। मैं एक औरत के टुकड़े नहीं तोड़ सकता। तुम बहुत अमीर हो और तुम्हारे सामने मेरी माली हैसियत कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे जज्बातों की कदर करती हूँ क्रिस, लेकिन मान लो यदि तुम्हारे पास अपनी कमाई के 50-1 लाख हो जाएं, तो क्या तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाओगे? हैगा, कैसी अजीब सी बातें कर रही हो। मैं एकदम से इतनी रकम कहाँ से ला सकता हूँ? उसका रास्ता मैं तुम्हें बताती हूँ। हम फ्रांस और जर्मनी में अपने नए कारखाने स्थापित करने जा रहे हैं। मैं तुम्हें इनमें से किसी एक कंपनी का सीनियर पार्टनर नियुक्त कर दूंगी। तुम्हारे मातहत लेखाकारों, विशेषज्ञों और सहायकों का पूरा स्टाफ होगा। इस पर तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा व्यक्तित्व और तुम्हारा बहुभाषी होना ही कंपनी के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। इस प्रकार तुम कंपनी के स्टॉक होल्डर बन जाओगे। एक एक पैसा जो तुम पाओगे वो किसी के एहसान का नहीं होगा, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई का होगा। यदि तुम मेरी बात से सहमत हो तो हम कल ही शादी कर सकते हैं। सुबह से शाम तक एक ऑफिस में बैठकर काम करने एवं हैगा तानाशाह के मातहत काम करने की कल्पना से ग्रैनविल के रोंगटे खड़े हो गए। इस समय उसे आजकल की सीख याद आ गई, तुम हैगा के साथ प्रेम करो। मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगा हैगा, इस समय तो मेरा मन तुम्हें प्यार करने को कर रहा है, तो चलो आओ, कहकर हैगा उसकी अगुवाई करते हुए अपने बेडरूम में ले गई। अगली सुबह जब हैगा की आंखें खुली तो 7 बज चुके थे। क्रिस को अपने बगल में ना पाकर वो घबरा गई थी। उसी समय हिकल कॉफ़ी लेकर कमरे में आया था और जब उसने हैगा को बताया था कि मिस्टर ग्रैनविल तैराकी कर रहे हैं तो हैगा की जान में जान आई थी। तत्पश्चात कॉफ़ी पान करने के साथ साथ हैगा गत रात की यौन क्रीड़ा को याद करके दोहराने लगी थी कि क्रिस ने किस तरह से उसे सेटिस्फाई किया था। मैं क्रिस को मना कर उसके साथ शादी करूंगी ही करूंगी।
क्रिस जैसा सेक्सी ही मेरी यौन तृप्ति कर सकता है। यहाँ पर लुगानो में हम शादी नहीं करेंगे। शादी तो मैं पैराडाइज सिटी में ही करूँगी और वहीं से क्रिस का जीवन शुरू करूँगी। तभी हेल्गा को लोमन और विंडबार्न का ख्याल आया और वो सोचने लगी, मैं उनको बताकर ही नहीं आई मैं कहाँ जा रही हूँ। कहीं वो ये ना सोचने लगे कि किसी ने मेरा किडनैप कर लिया है। और ये विचार आते ही हेल्गा ने अपने बिस्तरे से उठकर गाउन पहना और फ़ोन के पास जाने लगी। उसी समय क्रिस स्विमिंग करके वहाँ आया। क्रिस डार्लिंग, तुम ब्रेकफास्ट करो, मैं इतनी देर में लोमन और विंडबार्न से ज़रा फ़ोन पर बात करके आऊँ, कह के हेल्गा फ़ोन करने चली गई। उसी समय हिकल कमरे में दाखिल हुआ और क्रिस के पास आकर खड़ा हो गया। आप नाश्ते के साथ चाय लेंगे या कॉफ़ी? सिर्फ कॉफ़ी लूँगा और कुछ नहीं, कहकर उसने हिकल को वहाँ से वापस भेज दिया। ग्रैनविल अपनी चिंता में डूबा हुआ था कि मैं आज़ाद पंछी हूँ, आज इस प्रौढ़ा के साथ तो कल उस प्रौढ़ा के साथ। विविधता ही जीवन का तत्व होती है और हेल्गा मुझे 50 लाख का लालच देकर अपने पिंजरे का पंछी बनाना चाहती है। मैं 50 लाख का क्या करूँगा? मुझे वही 10 लाख भरने हैं जो आशर ने मुझे देने का वचन दिया है। मुझे फ़ौरन आशर से कांटेक्ट करना चाहिए, नहीं तो ये चालबाज औरत मुझे फंसा लेगी। तभी हिकल कॉफ़ी लेकर वहाँ पहुँच गया। यहाँ पर कोई गोल्फ कोर्स तो होगा ही? ग्रैनविल ने उससे पूछा। यस सर, यहाँ पास ही में है, मैं आपको इस जगह का नक्शा ला देता हूँ। हिकल ने उसे नक्शा लाकर दे दिया और ग्रैनविल उस नक्शे का अध्ययन करने लगा और इतनी ही देर में हेल्गा वहाँ पहुँच गई। सॉरी डार्लिंग, मैं आज तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा पाऊँगी, हेल्गा ने अपने दोनों हाथ क्रिस के कंधों पर रखते हुए कहा। लोमन और विंडबार्न को कुछ ऐसे काम अटक गए हैं कि मुझे से उन्हें परामर्श करना ज़रूरी है। उनके बार बार फ़ोन आएंगे, मुझे उनके फ़ोनों का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। तुम ऐसा करो कि अकेले घूमाओ और शाम को जी भर कर मज़ा करेंगे। ग्रैनविल के लिए ये सुनहरी मौका था। हाँ, मैं तुम्हारी मजबूरियाँ समझता हूँ डार्लिंग। कल रात तुमने एक प्रस्ताव रखा था, यदि मैं एक दौर गोल्फ का खेल रहा हूँ तो कैसा रहेगा? क्योंकि जब मैं गोल्फ खेल रहा होता हूँ ना तो मेरा दिमाग बड़े ही तरीके से सोचता है और मैं ठीक से निर्णय कर पाता हूँ। वैसे तुम्हें मालूम ही है कि मेरा जवाब हाँ में ही होगा। हेल्गा का दिमाग इस समय अपने बिजनेस में व्यस्त था। उसने क्रिस की बस इतनी सी बात सुनी थी कि वो गोल्फ खेलने जाना चाहता है, सो उसने हाँ में सर हिला दिया था। हाँ हाँ, तुम गोल्फ खेलने चले जाओ, और हाँ, ये कार लेकर जाओ। कब तक वापस आओगे? मैं 3 बजे तक आ जाऊँगा। वास्तव में हेल्गा नहीं चाहती थी कि क्रिस इस समय बाहर जाए। वो उसके साथ अपने बिजनेस के विषय में बातचीत करके ये अंदाज़ा लगाना चाहती थी कि क्रिस कितनी सूझबूझ का मालिक है, लेकिन वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी, सो उसने क्रिस को गोल्फ खेलने जाने दिया था। तभी हिकल वहाँ पहुँच गया था। हिकल, मिस्टर ग्रैनविल को गोल्फ खेलने गए हैं और मुझे कॉल्स करनी है, तो तुम ऐसा करो कि मेरे लिए कुछ हल्का सा लंच तैयार करना। ओके मैम। ये कहकर हिकल चला गया और हेल्गा अपने बेडरूम में इधर उधर टहलने लगी। हिकल, मुझे ये आदमी अच्छा लगा। मैं उसे रजामंद करने का प्रयास कर रही हूँ कि वो हमारी कॉरपोरेशन की किसी कंपनी में कोई पद संभाल ले। उसे कुछ संकोच है, यदि वो मान जाए तो मैं उससे शादी कर लूँ। जैसी आपकी इच्छा मैडम, हिकल ने अरुचि से कहा और कमरे से बाहर चला गया। उसी समय टेलीफोन की घंटी बजने लगी और तदुपरांत हेल्गा 3 घंटों तक हरमन रोल्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के मामलों में उलझी रही। आशा स्विस होटल के लाउंज में बैठा था और पिछले दिन के बारे में सोच रहा था। वो सारा दिन व्यस्त रहा था। उसने एक मर्सिडीज़ कार किराए पर ली थी और काफ़ी सारे प्रॉपर्टी डीलर्स से मिलने के बाद पैराडीजो में एक विला किराए पर लिया था। पैराडीजो लुगानो से जुड़ा हुआ था। ये बंगला बिल्कुल साधारण सा था और आशा को उसके लिए 1 महीने का किराया देना पड़ा था। बहरहाल ग्रैनविल को छुपाने के लिए ये बहुत बढ़िया जगह थी। अगले दिन 2 बजे सेजेटी और बेलमांट ने आशा के पास पहुंचना था। तब उसने उन दोनों को हेल्गा का विला दिखाने ले जाना था। तत्पश्चात कल रात ग्रैनविल का हेल्गा के विला से किडनैप किया जाना था। इस समय आशर ये सोच रहा था कि अब सब कुछ ग्रैनविल पर निर्भर करता है। यदि उसने अपनी भूमिका ठीक निभाई है तो अगले चंद दिनों में 10 लाख मेरी जेब में होंगे। इसी समय आशर ने लॉबी के शीशे के दरवाजे से बाहर देखा कि उसे काले और सिल्वर रंग की एक रोल्स रॉयस दिखाई दी, जिससे ग्रैनविल उतरना ही चाहता था। आशर लपक कर बाहर आया और ग्रैनविल की बगल वाली सीट पर बैठ गया। आशर के बैठते ही ग्रैनविल ने कार स्टार्ट कर दी। क्या शानदार कार है, आशर पुकार उठा और इसके साथ ही उसके मन में ईर्ष्या होने लगी थी। यदि हेल्गा ने मेरे साथ सहयोग बरता होता
तो इस समय ऐसी ही कार मेरे पास होती। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ग्रैनविल के लहजे की तेजी सुनकर आयशर उसके चेहरे की ओर देखने लगा। क्या कोई गड़बड़ हो गई क्या? तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो मेरे साथ क्या बीत रही है। इस हेल्गा से मुझे घुटन होने लगी है। ये मुझे पागल बना देगी। इसकी इच्छा है कि मैं इसके फर्म में कोई पद संभाल लूँ। इसने मुझसे विवाह करने की ठान ली है आशर। मैंने जब ये बहाना बनाया कि मैं तुम्हारे टुकड़े नहीं तोड़ूंगा तो कहने लगी मैं तुम्हें ऐसा काम सौंपूंगी कि तुम कुछ ही समय में 50 लाख के मालिक बन जाओगे और तुम्हें ये महसूस होगा कि एक एक पैसा तुम्हारा अपनी मेहनत का कमाया है। अब तुम खुद ही सोचो आशर, कैसी अजीब मुसीबत है। रात के समय उसकी यौन तृप्ति करूं और दिन में ऑफिस में बैठ के काम करूं। इस तरह तो मैं पागल हो जाऊंगा। आशर ने एक लंबी सांस छोड़ा और सोचने लगा, काश हेल्गा ने ऐसी पेशकश मुझसे की होती तो मैं नाचने लगता। हेरमन रोल्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन में काम करने और 50 लाख कमाने का अवसर, और ये क्रिस इससे दूर भागना चाहता है। आशल के हृदय में उसके प्रति घृणा उत्पन्न होने लगी। ये जाइगोलो है और जाइगोलो ही रहेगा। काम और जिम्मेदारी से दूर भागता है। मैं तुम्हारी मुश्किल को खूब समझता हूँ क्रिस, आशल ने शांत स्वर में कहा, लेकिन इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? तुमने हेल्गा को क्या जवाब दिया था? मैंने उससे ये कहा है कि सोच कर बताऊंगा। अब मैं उसे ये बहाना बनाकर आया हूँ कि जब मैं गोल्फ खेल रहा होता हूँ मेरा दिमाग सही ढंग से काम करता है। मैं सही तरीके से फैसला कर पाता हूँ। इस समय यदि वो अपने बिजनेस के मामले में बिजी ना हुई होती तो उसने मुझे यहाँ आने नहीं दिया होता। यदि मैं उसकी फर्म में काम करने के लिए सहमति व्यक्त कर दूँ तो वो कल ही मुझसे शादी कर लेगी। इसी भ्रम ही में तो हमें उसे रखना है क्रिस। तुम खामखा में घबरा रहे हो। तुम्हारा उसके साथ शादी करने का प्रश्न ही नहीं होता। तुमने अपनी भूमिका बिल्कुल सही निभाई है। इसी तरह बने रहो। जब तुम विला वापस पहुंचोगे तो हेल्गा से ये कहना, मैं तुम्हारी फर्म में काम करने के लिए तैयार हूँ और जितनी जल्दी तुमसे विवाह हो सके उतना ही अच्छा है। उसके साथ शादी करने के विचार से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम ये बताओ मुझे यहाँ से कब बाहर निकालोगे? आशर उसके प्रति घृणा महसूस करते हुए सोचने लगा, यदि मुझे इसके साथ स्थान बदलने का मौका मिल जाए तो मैं क्या ही ना कर डालूं। कल रात तुम्हारा किडनैप होगा और इसके साथ तुम्हारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। ईश्वर करे ऐसा ही हो। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं वो कितनी तानाशाही औरत है। मैंने ऐसी अजीब औरत आज तक नहीं देखी। बहुत ही ज़्यादा बॉसी है वो। चिंता मत करो, कल रात 10 बजे 2 आदमी विला पहुंचेंगे। उन्होंने सर पर टोप पहन रखा होगा और उनके हाथों में बंदूकें होंगी। वो तुम्हें और हेल्गा को डराएंगे धमकाएंगे। तुम उनके सामने मुकाबला करने का नाटक करना, लेकिन ज़्यादा मत कर देना क्योंकि वो दोनों अनाड़ी हैं। वो तुम्हें वहाँ से लाने से पहले हेल्गा के नाम एक रुक्का छोड़ कर आएंगे जो मैंने खुद तैयार किया है। हेल्गा उसे पढ़कर बहुत डर जाएगी और पुलिस को रिपोर्ट नहीं करेगी। वो 2 आदमी तुम्हें वहाँ से लाकर एक विला में छोड़ देंगे। फिर मैं तुम्हें संभाल लूँगा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 1 हफ्ते के भीतर तुम 10 लाख के मालिक हो जाओगे। लेकिन हिकल तो वहीं पर होगा ना? कहीं ऐसा ना हो कि वो बना बनाया खेल बिगाड़ दे। हिकल? आशा ने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम ये बताओ कि वो सोने कितने बजे जाता है? इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कल रात हेल्गा ने डिनर के काफ़ी देर बाद उससे छुट्टी दी थी। ओके, तो ऐसा करते हैं, तुम्हारा किडनैप रात 11 बजे करवाएंगे। तुम हेल्गा से कहकर हिकल को जल्दी छुट्टी दिलवा देना। एक बात और क्रिस, तुम दरवाज़ा खुला छोड़ देना, समझे? मैंने सारा विला देख रखा है और विला के अगले दरवाजे से ही विला के भीतर अंदर आया जा सकता है। हिकल जब चला जाए तो किसी बहाने से बाहर आकर अगले दरवाजे का ताला खोल देना। ग्रैनविल ने हामी में सर हिला दिया। तभी कार के शीशे पर नॉक हुई और वो दोनों उस तरफ देखने लगे। शीशे के बाहर दरवाजे के पास वर्दी में मलबूस यातायात सिपाही खड़ा था। इस हस्तक्षेप से ग्रैनविल क्रुद्ध हो गया और बटन दबाकर खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। क्या है? ग्रैनविल ने इटालियन भाषा में चिल्लाकर पूछा। आप नो पार्किंग जोन में खड़े हैं सर, अतः मैं आपका चालान काट रहा हूँ। भाड़ में जाओ, ग्रैनविल गुर्राकर बोला। मैंने तो इस शहर में नो पार्किंग जोन का बोर्ड कहीं देखा ही नहीं। ये नो पार्किंग जोन है
तो यहाँ पे बोर्ड क्यों नहीं लगा हुआ है? आशा, जो काफ़ी समय तक स्विट्ज़रलैंड में रह चुका था, जानता था कि यहाँ की पुलिस बड़ी तुनक मिजाज है।